आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 9 ऋषि जीवन का अन्वेषण और धर्म प्रचार का विस्तार। अब तक यद्यपि नाम आर्य मुसाफिर था, परंतु यात्रा की परिधि संकुचित सी ही थी। पंजाब से बाहर आर्यपथिक ने पांव नहीं रखा, तब यात्रा की परिधि में विस्तार के सामान पैदा होने लगे। ऋषि दयानंद का अंत्येष्टि संस्कार हुए 4.5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। आर्य जनता की ओर से भी ऋषि के जीवन चरित्र की मांग आ रही थी। टका सीधा करने वालों ने साधारण लेख छापकर ऋषि के जीवन को संदिग्ध बनाना भी आरंभ कर दिया था। सांसारिक विभूतियों पर लात मारने वाले योगी को सिद्धियों का साधक बनाना और मनुष्य पूजा की जड़ पर कुल्हाड़ी रखने वाले ईश्वर भक्त को पूज्य अवतार बताना आरंभ हो गया था। और आर्य समाजियों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती थी। ऐसे समय में मुल्तान आर्य समाज ने अपने 12 अप्रैल सन 1888 के अधिवेशन में सम्मति दी कि पंडित लेखराम को स्वामी दयानंद के जीवन संबंधी वृत्तांत इकट्ठा करने के लिए नियत किया जाए। मुल्तान आर्य समाज का यह प्रस्ताव आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 1 जुलाई 1888 के अधिवेशन में पेश होकर स्वीकार हुआ। तब पंडित लेखराम जी से इसके विषय में पत्र व्यवहार शुरू हुआ और नवंबर 1888 में आर्य गजट के संपादन को छोड़कर पंडित लेखराम सचमुच आर्य मुसाफिर बन गए। इस समय तक यद्यपि पंडित लेखराम का नाम मैं सुन चुका था और अमृतसर के व्याख्यान का भी आनंद ले चुका था, परंतु अधिक परिचय मेरा आर्यपथिक के साथ नहीं हुआ था। नवंबर के मध्य में पंडित लेखराम ऋषि संबंधी घटनाओं की वृत्तांत जमा करने निकले और लाहौर में कार्य आरंभ किया। इस लाहौर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में पंडित लेखराम ने 28 नवंबर को धर्म चर्चा के समय शंका समाधान में बड़ा प्रसिद्ध भाग लिया, जिसके कारण उपदेशकों में उनका पद ऊंचा समझा जाने लगा। इसके पश्चात 12 दिसंबर की शाम को रेल से पंडित लेखराम जी जालंधर नगर में पधारे। 13 दिसंबर को प्रातःकाल मेरे साथ पंडित जी का वार्तालाप होता रहा, जिससे हम दोनों एक दूसरे के अधिक समीप हुए। उसी सायंकाल पंडित जी का वेद ईश्वरीय ज्ञान विषय पर आर्य मंदिर जालंधर शहर में व्याख्यान हुआ। मेरी दैनिक वृत्तांत पंजिका में लिखा है कि फिर पंडित लेखराम का व्याख्यान सुनने गया। जनसंख्या 500 थी, जिसमें सुशिक्षित सभ्य अधिक सम्मिलित थे। पंडित जी की स्मरण शक्ति आश्चर्यमय है। जालंधर नगर से चलकर शायद मार्ग में 1-2 स्थानों पर ठहरते हुए पंडित लेखराम सीधे मथुरा पहुंचे। वहां सारा दिसंबर मास वह भी स्वामी विरजानंद सरस्वती जी के शिष्यगण पंडित युगल किशोर, पंडित दामोदर चौबे, पंडित हरिकृष्ण आदि से ऋषि दयानंद और गुरु संबंधी वृत्तांत पूछते और लिखते गए। सन 1889 के प्रथम भाग में पंडित लेखराम जी बराकर संयुक्त प्रांत में ही काम करते रहे। जहाँ ऋषि जीवन संबंधी अन्वेषण के लिए पहुँचते, वहाँ व्याख्यान भी अवश्य देते और यह व्याख्यान वेद मत मंडन तथा मोहम्मदी मत खंडन में ही होते। मथुरादि से ऋषि जीवन का मसाला इकट्ठा करते हुए आर्यपथिक अजमेर पहुँचे। उस समय अजमेर नगर में बड़ा भारी आत्मिक भूचाल आया हुआ था। आर्य समाज की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति देखकर पौराणिकों, ईसाइयों, मुसलमानों और जीव रक्षा का दम मारने वाले जैनियों तक ने विरोध का झंडा खड़ा कर दिया था। इसका विशेष कारण यह भी था कि उन्हीं दिनों पंडित लेखराम की तकजीब और नुस्खा खप्त पढ़कर अजमेर का एक अब्दुल रहमान नामी व्यक्ति मोहम्मदी मत को तिलांजलि देकर वैदिक धर्म की शरण में आया था। आर्य समाज की ओर से इसे सोमदत्त का सौम्य नाम दिया गया था।
इससे मुसलमान बहुत दुखित थे और इन्होंने ही पौराणिक मंडल को उत्तेजना देकर पहले उनका उत्सव रचवाया। आर्य बेचारे छेड़छाड़ से किनारा किए बैठे थे कि पौराणिकों के दूत उनके घरों में पहुंचकर ललकारने लगे। वृद्धों ने तो इसकी कुछ परवाह न की, किंतु 10 व 12 युवकों से सहन न हो सका और वे प्रश्नोत्तर के लिए पौराणिकों के निमंत्रणानुसार पहुंच ही गए। जब प्रश्नोत्तर का समय आया और एक आर्य युवक ने पहला ही प्रश्न किया तो पौराणिक दल घबरा गया और कुछ बदमाशों ने शोर मचाकर कि आर्यों ने एक मूर्ति को खंडित कर दिया है, आर्यों पर लात, घूंसा और लाठी से आक्रमण कर दिया। इस समय सोमदत्त ने बड़ी बहादुरी दिखाई और पटे के हाथ से भीड़ को हटाता हुआ आर्य युवकों को बचा लिया। जब इधर कुछ पेश न आई तो मुसलमानों की बारी आई। उन्होंने न केवल आर्य समाज के विरुद्ध खुले व्याख्यानों में ही आक्रमण शुरू किए, बल्कि सहस्रों ने इकट्ठे होकर यह धमकी दी कि यदि कोई आर्य बोला तो जान से मारा जाएगा। रहनुमा नामी एक मासिक पत्र भी मुसलमानों ने निकाला था। यह समय था जब पंडित लेखराम अजमेर नगर में पधारे। पंडित लेखराम के पहुंचने पर आर्य पुरुषों को अपनी चिंता तो भूल गई, उल्टी इनकी रक्षा की चिंता जाग उठी। विचार किया गया कि पंडित जी की रक्षा के लिए पहरे वाले उनके पास रहें। जब धर्मवीर ने इस घुसपुस को सुना तो झिड़क कर कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम लोग डरपोक हो, कोई क्या कर सकता है। दूसरे दिन ही मुसलमानों की ओर से आदमी आने लगे जिनसे पंडित जी बराबर बातचीत करते रहे। व्याख्यानों की धूम मच गई। एक मौलवी ने पंडित जी से हिंदी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। आर्य समाजियों के गुप्त रीति से मना करने पर उनको झिड़क दिया और मौलवी को पढ़ाने लग गए। अंतों को वहां के आर्यों से एक नया मासिक वैदिक विजय पत्र निकलवाकर उसकी सहायता अपने लेखों से करते रहे। जो जिहाद नामी प्रसिद्ध पुस्तक पंडित लेखराम की मिलती है वह पहले इसी वैदिक विजय पत्र में क्रमशः निकली थी। इन्हीं दिनों अजमेर से बाहर भी राजपुताने के कुछ स्थानों में ऋषि जीवन संबंधी अन्वेषण करते हुए नसीराबाद छावनी में पहुंचे थे। वहां मोहम्मदियों से शास्त्रार्थ छिड़ गया। शहर कोतवाल शराबी कायस्थ था जिसने शास्त्रार्थ मध्य में ही बंद करा दिया। उसी रात शराबी कोतवाल को लकवा मार गया और दूसरे दिन वह मर गया। सर्वसाधारण में प्रसिद्ध हो गया कि उस दुष्ट को पंडित जी का शास्त्रार्थ बंद करने का फल मिला। अन्य उपदेशक शायद सर्वसाधारण के इस मिथ्या विश्वास से अनुचित लाभ उठाते, किंतु आर्यपथिक ने लोगों के इस भ्रम को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया। इसके पश्चात पता लगता है कि पंडित जी छुट्टी लेकर अपने गृह आए। थोड़े दिनों ही घर पर ठहरकर भादों के आरंभ में ही फिर अपने काम पर चले गए। 24 अगस्त के सद्धर्म प्रचारक में छपा था, पंडित लेखराम जी ने सवानह उम्री अर्थात जीवन चरित्र का काम फिर शुरू कर दिया है। चंद रोज हुए वो मेरठ की तरफ रवाना हुए। अब पहले पश्चिमोत्तर देश में दौरा लगाएंगे। मालूम होता है कि मेरठ में आर्यपथिक बहुत दिनों तक ठहरे, क्योंकि नवीद बेवगान नामी पुस्तक मेरठ के रामचंद्र वैश्य से छपवाकर माघ 1946 के आरंभ में ही सद्धर्म प्रचारक के कार्यालय में पहुंच गई थी। उस लघु पुस्तक की समालोचना मेरी लिखी हुई 1 फरवरी 1890 में सद्धर्म प्रचारक में छपी है। इस पुस्तक में शास्त्रीय प्रमाणों से भी विधवा विवाह का ही समर्थन किया गया था। इसीलिए मुझे पहले पहल उस समय यह संदेह हुआ था कि आर्यपथिक नियोग को आपातकाल का धर्म कदाचित नहीं मानते हैं। समालोचना करते हुए मैंने लिखा था, तर्जे तहरीर से वाजह होता है कि पंडित साहब नियोग को वेदानुकूल नहीं मानते, बल्कि पुनर्विवाह हर बेवा का जायज हक समझते हैं। हमारी राय में बेहतर हो अगर पंडित साहब इस बहस को छेड़ें, ताकि इस अमर मुतनाजिया का कुछ फैसला हो और आर्य समाज एक खास नियम का पाबंद हो जाए।
इस विषय को इसी स्थान में समाप्त करने के लिए इतना लिखने की आवश्यकता है कि संवत 1950 विक्रमी तक पंडित लेखराम नियोग के विषय में कुछ संदिग्ध सी सम्मति रखते थे और प्रायः प्रसिद्ध आर्य समाजियों के साथ इस विषय में बातचीत करते रहते थे। जब संवत 1951 में मेरे साथ अधिक परिचय करने पर ही उन्होंने इस विषय में अपनी सम्मति बदल ली थी और इसीलिए उन्होंने पादरी टी विलियम्स और पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, वर्तमान देव समाजी गुरु, की शंकाओं का समाधान करने के लिए मसला नियोग नामे ट्रैक्ट लिखा, जो कुलियात आर्य मुसाफिर के 279 पृष्ठ से आरंभ होता है। मुझे भली प्रकार विदित है कि अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पहले वह द्विजों के लिए नियोग का ही विधान ठीक समझते थे। मेरठ से चलकर आर्यपथिक कोल अलीगढ़ में पहुँचे। उपनगर बरोठा में उन्हीं दिनों आर्य समाज स्थापित हुआ था। वहाँ 19 जनवरी 1890 को व्याख्यान दिया, जिसमें प्रायः राजपूत अधिक सम्मिलित हुए और आर्य समाज को 20 नए सभासद मिले। फिर 21 और 22 जनवरी को खास अलीगढ़ में 2 व्याख्यान देकर आगे चल दिए। इसके पश्चात आर्यपथिक संयुक्त प्रांत और पंजाब के नगरों में सद्धर्म का प्रचार करते हुए ऋषि दयानंद के जीवन संबंधी घटनाएं लिखते रहे और भ्रमण करते हुए बीमार होकर अगस्त 1890 के मध्य भाग में जालंधर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उनको ज्वर बड़े जोर से चढ़ा। लाला देवराज के शांति सरोवर पर एकांत में उनका डेरा कराया गया। एक दिन कचहरी से 3 बजे ही लौटकर मैं पंडित लेखराम जी को देखने चला गया। पंडित जी चारपाई पर बैठे हाँफ रहे थे और आंखों से ज्वर 105 दर्जे से बढ़ा हुआ मालूम होता था। मैंने नमस्ते की, उत्तर कुछ न मिला। मैंने पीठ पीछे हाथ डालकर लेटाना चाहा। मेरी बाह जोर से झटक दी और क्रोध में भरे हुए बोले, बस साहेब, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, यह आर्य गृह नहीं है। मैंने पूछा, पंडित जी क्या हुआ? क्रोध से रुक रुक कर बोले, पहले लाला देवराज को बुलाओ, मैं पीठ पीछे बात करना पाप समझता हूँ। लाला देवराज जी के लिए आदमी दौड़ाया गया। वह शीघ्र ही पहुँच गए। धर्मवीर के होंठ फड़कने लगे और बोले, आप काहे के आर्य हो? इस तरह ओम भगवान की हतक करते हो? इतने में मैंने वहां नियत किए हुए भृत्य को अलग लेकर जाकर पूछा तो पता लगा कि मामला क्या है। पंडित लेखराम ज्वर पीड़ित चारपाई पर पड़े ओम ओम बोल रहे थे कि एक जन्म के ब्राह्मण का लड़का पहुंचा। चारपाई के सामने कुछ दूर गमले पड़े थे। 3-4 गमलों के ऊपर ओम शब्द लिखा हुआ था। ब्राह्मण के लड़के ने जूते उतारकर कुछ गाली बक गमले पर लिखे ओम पर जूते लगाने शुरू किए। पंडित जी से सहन न हुआ, दुष्ट की ओर लपके। लड़का भागा, पीछे स्वयं भी भागे। भला नटखट लड़के को ज्वर से पीड़ित लेखराम कैसे पकड़ सकते? जब वो आंखों से ओझल हो गया तो हाँफते हुए लौटे और चारपाई पर बैठ गए। मैंने लौटकर पंडित जी को शांत करना चाहा और कहा, पंडित जी, भला देवराज जी का क्या अपराध है? उस शैतान को क्या इन्होंने बुलाया था? उत्तर मिला, क्यों नहीं गमले को ऊंची जगह पर रखा जहां लड़के का हाथ न पहुंच सकता? ईश्वर जानता है मैं यहां नहीं ठहरूंगा। देवराज जी के नम्र उत्तर पर और भी बिगड़ने लगे। तब मैंने उनको भेजकर पंडित जी को लेटा दिया और मुट्ठी चापी करके सुलाया। यह घटना जहां आर्यपथिक की निर्बलता को प्रकट करती है, वहां साथ ही यह भी जतलाती है कि अपने मंत्रों के लिए उनके हृदय में कैसी भक्ति थी। 2 सप्ताह तक पंडित लेखराम ज्वर से पीड़ित रहे। ज्वर उतरते ही निर्बलता को सर्वथा भुलाकर उन्होंने 29 अगस्त 1890 के दिन पहला व्याख्यान दिया। फिर 31 अगस्त को दूसरा व्याख्यान सद्धर्म विषय पर स्थानीय आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में दिया। उसी समय नकोदर से समाचार आया कि वहां का गिरदावर कानून गो
जो कुछ काल से मोहम्मदी हो गया था, अपने संशय निवृत्त करना चाहता है। दूसरे दिन ही पंडित जी निर्बलता की परवाह न करते हुए इक्के की सवारी से बहुत से आर्य भाइयों सहित नकोदर में पहुंचे। 4 दिन बराबर धूमधाम से व्याख्यान होते रहे। एक साधु और एक पौराणिक पंडित के साथ मूर्ति पूजा के विषय पर शास्त्रार्थ भी होता रहा, जिसमें दोनों निरुत्तर हो गए। अंतिम दिवस 25 सभासद बनाकर आर्य समाज स्थापित किया। जालंधर से लाहौर पहुंचकर आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान को मिले और फिर सीधे सहारनपुर पहुंचे। वहां से 12 सितंबर को कानपुर चल दिए। 20 सितंबर तक बराबर कानपुर में ऋषि जीवन संबंधी अन्वेषण करते रहे और वहां बड़ी जन उपस्थिति में कई व्याख्यान दिए। सृष्टि उत्पत्ति विषय पर जो अंतिम व्याख्यान था, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। कानपुर से पंडित लेखराम सीधे प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में ही उन दिनों श्री स्वामी दयानंद जी महाराज का स्थापन किया हुआ वैदिक यंत्रालय भी था और पंडित भीमसेन और पंडित ज्वालादत्त भी उसमें काम करते थे। यहाँ पंडित लेखराम 1 मास तक पत्र व्यवहार देखते रहे। इसी समय कुछ प्रूफ देखते हुए आर्यपत्रिक को पंडितों की पोपलीला का पता लगा। वेद भाष्य का एक छपा हुआ अंक जलवा दिया था और उसका संशोधन कराकर फिर से छपवाया था। अपने पाठकों के समझाने के लिए यह लिखना आवश्यक है कि वेद भाष्य का संस्कृत भाग ऋषि दयानंद का अपना लिखवाया हुआ है, परंतु भाषार्थ सब पंडितों का किया हुआ है। जिन पंडितों ने मूल संस्कृत भाष्य में भी हस्तक्षेप करने से संकोच नहीं किया था, वे भला भाषार्थ में कब चूकने वाले थे, जहाँ सारा काम ही उनके हाथों में था। यहाँ पंडित लेखराम के हलचल डालने का परिणाम था कि वेद भाष्य के अंकों के अवलोकन का भार कुछ प्रसिद्ध आर्य पुरुषों पर डाला गया था। मिर्जापुर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव का हाल सुनकर पंडित लेखराम 24 अक्टूबर 1890 ईस्वी को उधर चल दिए। पहले दिन हवन के पश्चात उसी विषय पर पंडित लेखराम का युक्त तथा सारगर्भित व्याख्यान हुआ। मेरे संवाददाता लिखते हैं कि ऐसा जबरदस्त व्याख्यान मिर्जापुर निवासियों ने पहले कभी नहीं सुना था। उसी दिन शाम को धर्म विषय पर व्याख्यान हुआ। दूसरे दिन आर्य समाज के 10 नियमों पर अपना प्रसिद्ध व्याख्यान दिया, जिसको सुनकर आबाल वृद्ध सभी आर्य समाज के गुण गाने लगे। आर्य समाज के सभासद एक कलवार थे। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि जब वैश्य का काम करते हो तो यज्ञोपवीत से क्यों वंचित हो। सभासद ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा यज्ञोपवीत यहाँ कौन कराएगा। वहाँ उत्तर में क्या देर थी, मैं कराऊंगा। देखूं कौन सा आर्य समाजी पंडित है जो सम्मिलित न होगा। बस क्या था, यज्ञोपवीत का समय नियत किया गया। न केवल नगर के प्रसिद्ध लोग ही सम्मिलित हुए, प्रत्युत पंडित घनश्याम और राम प्रकाश आदि जन्म के ब्राह्मण पंडितों ने स्वयं संस्कार कराया और धर्मवीर लेखराम के धैर्य देने पर बरादरी आदि की धमकियों की कुछ भी परवाह न की। मिर्जापुर के एक वकील बड़े कट्टर मौलवी थे और साथ ही शहर के गुंडों के सरदार। मिर्जापुर अपने गुंडों के लिए प्रसिद्ध है। काशी तो गुंडों के लिए जगत विख्यात है, किंतु मिर्जापुर का लोहा उसने भी माना हुआ है। काशी की कजरी का एक पद है, काशी जी में सोटा चलेगा, मिर्जापुर तलवार। मिर्जापुर के गुंडों के सरदार मौलवी वकील एक दिन पंडित लेखराम के साथ मजहबी छेड़छाड़ के लिए पहुंचे। भला आर्य मुसाफिर के सामने ठहरना कुछ हंसी ठट्टा था। थोड़ी ही देर में निवृत्त होकर चले गए। दूसरे दिन मुबाहसे की तैयारी करके आए। आर्य समाज के प्रधानादि ने उनकी नियत बद देखकर अस्वीकार किया, किंतु धर्मवीर ने निर्भय होकर शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। शहर में हुल्लड़ मच गया। आर्य भाइयों ने पंडित जी को बाहर जाने से मना किया, परंतु उन सब ने सायंकाल को आश्चर्य के साथ देखा कि धर्मवीर अकेले डंडा हाथ में लिए पगड़ी का शमला छोड़े घूमने जा रहे हैं। मिर्जापुर से पंडित लेखराम काशी को गए और मालूम होता है कि 2 मास तक वहां ही आंदोलन करते रहे। काशी के पंडितों के यहाँ आर्यपथिक ने बड़े चक्कर लगाए और पौराणिक पंडितों का विरोध बराबर हाजिर जवाबी से मुकाबला किया। सन 1891 के जनवरी मास में पंडित लेखराम काशी से चल दिए। 2 दिन रास्ते में डुमराव राज निवास करके
17 जनवरी 1891 के दिन दानापुर पहुंचे। 17 जनवरी से 12 फरवरी तक दानापुर, बांकीपुर और पटना में ही काम किया। इन स्थानों में व्याख्यान भी हुए, किंतु बड़ी मनोरंजक वह वृत्तांत पत्रिका है जो डॉक्टर मुन्नीलाल शाह, पटना आर्य समाज के सामयिक प्रधान ने मेरे पास भेजी थी। यतः यह पत्रिका बहुत समाचार पत्रों तथा धर्मवीर आर्यपथिक के जीवन वृत्तांतों में छप चुकी है और यतः मुझे भी आगे चलकर इसमें लिखित विषयों पर अधिक प्रकाश डालना है। अतएव उस वृत्तांत पत्रिका को डॉक्टर शाह के शब्दों में ही मुद्रित कर देता हूँ। डॉक्टर शाह लिखते हैं, जिन दिनों श्रीमान पंडित लेखराम जी श्रीमद दयानंद सरस्वती जी महाराज का वृत्तांत संग्रह करते हुए दानापुर से बांकीपुर पधारे थे और इस दीन पुरुष के निज ग्रह पर आ विराजे, उस समय यह पुरुष मेडिकल क्लास का विद्यार्थी और बांकीपुर आर्य समाज बादशाहीगंज का मंत्री था। श्रीमान पंडित जी बांकीपुर में लगभग 9 दिन तक ठहरे। इस बीच उनके मकान से एक तड़ित समाचार समाज के नाम अनायास पहुंचा। तार द्वारा समाज से जिज्ञासा की गई थी कि पंडित जी जीवित है व नहीं। किन्हीं दुर्जन यवन ने खबर भेजी थी कि पंडित लेखराम मारे गए। इस अपूर्व घटना का कारण मैंने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने उत्तर में यही कहा कि प्रायः यवन लोग हमारे मकान पर ऐसा ही अमंगल समाचार भेजा करते हैं। अस्तु, तार का जवाब श्रीमान पंडित जी के जीवित रहने का उसी क्षण में भेजा गया, परंतु मुझको उसी दिन से यवनों के कुटिल वर्ताव का कुछ अशुभ ख्याल खटकने लगा क्रमशः।